मिलकर करेंगे हम इस एक चले गए, एक की तबीयत ठीक नहीं रहती। सीधी हो जा, सीधी हो जा। यस सर। अरे मैडम और सर, हाँ। तो पेट्रोल के पैसे ना लो, वो तो कंपनी से लड़कर हम तुम्हारा भला कराना चाहते। नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, इस चैनल की इस आज की जो चर्चा है इसको शुरू करें उसके पहले हम आपसे बोल दें कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आज आप इस वीडियो को अंत तक इसलिए भी देखें कि आज की चर्चा में हम जिससे चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, वो न सिर्फ एक हास्य कलाकार है बल्कि इसी शहर जबलपुर से उठकर माया नगरी मुंबई में भी इन्होंने अपना नाम कमाया है। और आखिरी में आप ये भी देखेंगे कि इन्होंने पूरी दुनिया को चकित कर दिया था ट्यूबलाइट खाकर, कार खाकर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप समझ नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते। हास्य के साथ इस तरह का भी इन्होंने एक हुनर हासिल किया है। हम अन्नू शाह जी आपका स्वागत करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे चूँकि हम जबलपुर से हैं और जबलपुर में हास्य कलाकार के क्षेत्र में अगर देखें तो बहुत सारे नाम थे। के नायकर, रजनीकांत जी, ध्रुव गुप्ता जी, बहुत सारे नाम थे और उनके बीच से आपने भी एक अपना स्थान हासिल किया। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, किसी भी क्षेत्र में जब कोई इंसान कुछ शुरू करता है तो अपने आसपास देखता है यहाँ कहाँ क्या हो रहा है और उससे सैर होकर जो है वो आगे बढ़ता है। तो नायकर साहब को मैं ये बात है उस दौर की जब शरद यादव साहब पहली बार इलेक्शन जबलपुर लड़ रहे थे, उसके आसपास की बात है। तो मैं काजघर में हुआ करता था, तो वहाँ नायकर साहब एक दुकान में आते थे, घड़ी की दुकान थी वो, और वो खड़े होकर मजाक करते रहते थे। मैं छोटा सा था, मेरी उम्र होगी 8, 10, 11 साल की, तो बस उनको देखता रहता था और मज़े लेता रहा। वो हमको जानते, उन 3 साल तक उनका पीछा करता रहा। कहीं ना कहीं फिर मेरे अंदर भी वो सब सारी चीज़ें आ गई, उनको सुनते थे, फिर जाकर घर में प्रैक्टिस करते थे। तो धीरे धीरे हमने ये काम ऐसे शुरू किया कि आप हैरान हो जाएंगे। मुझे बताने में कुछ वो नहीं, मैं जबलपुर का पहला स्टील अलमारी का मिस्त्री हूँ। अच्छा, आप मिस्त्री का भी काम तो किया? जबलपुर का पहला मिस्त्री हूँ। उसकी वजह ये है कि हम मुसलमान हैं और आपको तो पता है हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है। बच्चा बड़ा होता तो माँ बाप सोचते जब इसको काम पे भेज दो तो कम से कम घर चलेगा। तो वही मेरे साथ भी हुआ, काम पर चले गए, अलमारी बनाने लगे। मतलब आप सोचिएगा 12-13 साल की उम्र में कोई बच्चा 16 गेज की अलमारी बना सकता है क्या? जो मतलब प्रेस से भी नहीं मुकती है, कटर से नहीं कटती, उसको छेनी हथौड़ी से काटनी पड़ती। उसी दौरान एक लंदन का रिकॉर्ड आया था लता मंगेशकर जी का, बड़ा आप लोगों ने भी देखा होगा, है ना? दिलीप साहब का अनाउंसमेंट था उसमें, और एक से एक गाने थे, आएगा आने वाला, ये तमाम गाने। तो मैं ये गाने गाता था और मैं आपको बताऊं कि मतलब मैं जब गाता था तो मोहल्ले के लोग, जहाँ मैं काम करता था, मोहल्ले के लोग मतलब भीड़ लगाकर सुनते थे। और मैं गाता कैसे था ये आपको बताना चाहूंगा, या जुआ है हम भी चाहेंगे। हाँ, कि नहीं, मैं आज नहीं गा पाऊंगा क्योंकि अब मैं 65 साल का हो गया हूँ, तो अब वो आवाज नहीं रही मेरे पास। गुनगुनाहट तो थोड़ी सी आ जाएगी। तो मैं पहले उसको बता दूं आपको। तो छेनी हथौड़ी से वो हम चादर काटते थे, उसको रिदम बनाते थे और लता जी के गाने गाते थे। अब वो हुआ ये कि मैं पैदल आता था काजघर से अपने मिलोनीगंज नालवन मोहल्ले के पास, पैदल आना पैदल जाना। वालदा हमारे 10 पैसे देती तो उसमें 10 पैसे का आलू बंडा मिलता था, तो वो भी वापस ले आता था कि वालदा को वापस दे दें, उनके काम आएगा। मतलब घर का ही इस हालत में हम लोग जिंदगी जीते थे। तो बीच में एक प्रोग्राम चल रहा था, तो कुछ लोग गाने गा रहे थे, तो सारे लोग पहले एक बाबा जी बैठे थे, उनके पैर छूते थे और फिर जाके गाना गाते थे। मैं बैठ गया क्योंकि अंदर कलाकार था, तो मैं बैठ गया, सुनता रहा सबको। फिर मैंने बाबा जी के पास, हमने यार इनके पैर छुए तो गाने गाने मिलता है, तो मैं गया, मैंने बाबा जी के पैर पकड़े। हमने कहा जो लोग गा रहे हैं इनसे भी अच्छा हम गाते। बच्चे थे, बोल दिए अच्छा। तो हमने कहा हमको भी गाने दे दीजिए। तो अच्छा बैठो। आधा घंटा गुजर गया। आधे घंटे के बाद मैं रोने लगा, तो बाबा जी ने समझ गया कि ये बच्चा, तो वो बोले क्या हुआ? तो वो बोले रोको, इधर आओ, तो बच्चों गाना गाओ।
ठीक है ठीक है। तो उन्होंने मेरी हालत देखी, हाफ पैंट गंदा सा, वो सब, हाथ में खाने का डब्बा तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। अब उनका प्रोग्राम जमा हुआ था, तो साहब वो 1 घंटा निकल गया, मेरा नंबर ही नहीं आया। अब वो बस में मेरा रोने का ये आलम था, मैं चीख चीख के रोने लगा। वो बाबा ने कहा कि बंद करो ये प्रोग्राम, तो वो बोला था ना बच्चे को। तो साहब फिर वो प्रोग्राम वहीं रोका उन्होंने और मुझे खड़ा कर दिया। अब हारमोनियम बोले कहाँ से गाओगे, तो मेरे को क्या सुर वुर का नॉलेज नहीं था। तो अच्छा ठीक है तुम गाओ, हम लोग बजा लेंगे। तो किशन भट्ट एक किशनलाल भट्ट, वो हारमोनियम पर थे। तो उन्होंने अच्छा बेटा तुम गाओ, हम पकड़ लेंगे। और जैसे ही हमने किया है, जो पब्लिक थी, हजारों की पब्लिक, वो खड़ी हो गई। और आप यकीन मानिए कि मैं पूरी एलपी गाकर उतरा हूँ। मतलब पूरी एलपी गानी पड़ गई मुझे, लोगों ने नहीं उतरने दिया। और उस जमाने में 1 रुपया देते थे, 2 तो कोई बड़ा आदमी और 5 तो कोई करोड़पति जो आज के दौर में, वो 5 रुपये देता था उस जमाने में। ऐसा ढेर लग गया था पैसे का। और जब वो सब हुआ तो मुझे छोड़ने के लिए वहाँ के 15-20 लोग आए घर तक। और वो जो पैसा आया उससे मेरी बहन की शादी हुई थी। अरे वाह। हाँ। यानी लता मंगेशकर का वो एलपी रिकॉर्ड और उसकी वो आलाप, उसने आपको हौसला दिया। हाँ। और गाना गाने का जो आपने एक संगीत का जो हुनर था, उसको भी अब वो किशन भट्ट मुझे प्रोग्रामों में ले जाने लगे, लेकिन अंदर तो कोई हास्य था। तो वो जब कोई हास्य कलाकार नहीं होता तो हम जोक वोक सुनाने लगे, उसमें ज्यादा मजा आने लगा। तो गाना पीछे छूटता चला गया और कॉमेडी। फिर एक दौर ये आया कि शहर में एक नाम मिला मुझे, बड़े बड़े प्रोग्राम किए, नायकर साहब, रजनीकांत, कुलकर्णी, बंधु, इनके साथ हमारी भी, इनके बाद मतलब हमारी भी गिनती होने लगी शहर में। तो ये सारा हमारा मंजरनामा रहा। और फिर 92 में मैं बॉम्बे चला गया। ये दोस्तों एक बात आपसे फिर कहना चाहेंगे कि 7 जुलाई को नो न्यूज़ ओनली व्यूज का वार्षिक कार्यक्रम रानी दुर्गावती संग्रहालय में है। उसमें आप लोगों की उपस्थिति हमें बहुत अनिवार्य है और आपकी उपस्थिति हमें हौसला देगी। आगे की चर्चा हम अभी जारी रखेंगे। अनु भाई, बहुत अच्छी बात है, एक हास्य कलाकार जब हास्य करता है, हास्य के पीछे, लोगों की हंसी के पीछे एक नमक होता है, जो एक कलाकार के भीतर का दर्द कहीं ना कहीं हास्य में निकलता है और लोग वाहवाही करते हैं। तो वो हास्य के साथ जो एक दर्द होता है, जो एक पीड़ा होती है, जिसको आप व्यक्त करते हैं समाज के लोगों के बीच से, वो विषय उठाते हैं और हंसी में बदल जाता है। तो उसका कोई एक उदाहरण आप बताएं जिसको कि आपने हास्य में बदला। देखिए, ऐसे सटायर तो हमने बहुत किए हैं। और एक मिट्टी जा रही थी, तो मैं एक टेलर साहब थे, वहाँ मेरा आना जाना डेली का था। तो साउथ इंडियन हमारे वहाँ रहते हैं टक्कर ग्राम साइड में। तो उन लोगों की मिट्टी निकली, तो वो हारमोनियम में गाते बजाते हो जाते हैं। तो एक ढोलक वाला होता है और उनके साथ लोग गाते हैं, और वो कैसे गाते हुए वो मिट्टी को लेकर जाते हैं, अर्थी को। राम नाम सत्य जैसे अपने आप बोलते, वो कुछ साउथ इंडियन थे, अपने को समझ में नहीं आया क्या, लेकिन वो गाते रहे। वो कुछ वहाँ खड़े हुए थे, तो बस वो क्योंकि खड़े खड़े वो हंसाने की आदत थी, तो उससे मैंने कि एक सिंगर की आवाज़ में कि वो गाएंगे तो कैसे गाएंगे। ये बात है तकरीबन 80 के आसपास की, 80 या 81 के आसपास की बात है। और फिर वो ये हुआ कि साहब, वो मैंने एक आइटम बनाया कि एक संगीतकार ख़त्म हो गए हैं और उनकी मिट्टी में तमाम सिंगर आए हैं, वो राम नाम सत्य जो है वो कैसे मतलब कहेंगे। तो मैं, क्योंकि अब मेरी आवाज़, मैं 65 का हो गया हूँ, तो लता जी वगैरह की आवाज़, एक प्रैक्टिस भी ख़त्म थी 35 साल से, क्योंकि सिनेमा में रहा हूँ। तो आवाज़ भी, क्योंकि कोई भी जैसे आवाज़ का जो मसला है वो गले का है, प्रैक्टिस से होता है, वो सब छूट गया था। सहगल साहब भी किया मैंने। रफ़ी साहब का मैं आपको सुनाता हूँ। तो मिट्टी में आए हैं, उनको खबर मिली कि साहब म्यूजिक डायरेक्टर जो है बाकी बिहारी साहब जो है वो उनका इंतकाल हो गया है। और बाकी बिहारी साहब जो थे, उनको फिल्म में ब्रेक नहीं मिला, लेकिन वो रिलेशन सबसे अच्छे थे। रफ़ी साहब को जैसे ही मिला तो वो भागे, तो उन्होंने गाया वहाँ, जल्दी चलिए जल्दी चलिए, खबर मिली है बाके बिहारी नहीं रहे, जिन लोगों ने कर्ज दिए थे
समझो वो सब डूब गए। तो इस तरीके से एक हास्य की शुरुआत होती है। फिल्मों में भी बड़ा संघर्ष है जी। और जिस तरीके का संघर्ष है उसमें आपने अपने एक मकाम हासिल किया, तो वो शुरुआत कैसी थी? देखिए मुझे एक मंडला के राइटर हैं फैज सलीम, बड़ी फिल्में देखी हूँ। इल्ज़ाम गोविंदा की पहली फिल्म जो थी वो उन्होंने लिखी थी। तो जो फैज साहब थे वो हमारे रिलेटिव भी थे, तो वो ले गए थे मुझे यहाँ से। और हुआ ये कि 4 फिल्में हमारी हमने साइन की, और क्योंकि मैं पूरी फिल्म के फंडे को जो है वहाँ फंडा बोलते हैं वो समझ चुका था कि आप रगड़ोगे तो काम नहीं बनता, वहाँ रिलेशन से होता है या फिर पैसे से होता है कि आपने किसी डायरेक्टर को अच्छे खासे पैसे दे दिया तो आपको ब्रेक मिल गया। आपके पास तो रिलेशन कुछ था नहीं, 6,000 रुपये लेके गए थे यहाँ उस ज़माने में। तो फैज साहब के यहाँ ये रहा, मैं उन्होंने अपने बेटी की तरह मुझे रखा। और हुआ ये कि 4 फिल्में हुई हमारी टाइम, और गाने रिकॉर्ड हो गए, तमाम चीज़ें हो गई। और इवन मेरी उन्होंने अपने बेटी मानी थी एक लड़की को, वो मतलब उनके असिस्टेंट उनकी बेटी को, तो उससे मेरी शादी भी उन्होंने तय कर दी। तो मेरे लिए उन्होंने एक फ्लैट ख़रीदा, और 1 हफ्ते के बाद एक टोकन मिलना था उनको 1 लाख रुपए का, उसमें 25,000 रुपये उनको उसका टोकन देना था। और ऐसी बात हुई कि हर महीने 25,000 रुपये देंगे, 3 लाख रुपए का उन्होंने मेरे लिए फ्लैट ख़रीदा यारी रोड बरसुआ में। और 2 दिन के बाद मेरी जान के ऊपर उनका इंतकाल हो गया। तो आप यानी ये हादसा भी हुआ। तो वो जो 4 फिल्में जो थी, कमाल इस बात का है कि वहाँ फिल्म पैसे से नहीं बनती है। जो लोगों को गलत फहमी है कि पैसे से फिल्म बनती है, इतना बड़ा रूम जो है ना रुपयों से भर दिया जाए तो आप फिल्म नहीं बना सकते। ये मेरा चैलेंज है, फिल्म नहीं बनती पैसे से, फिल्म बनती है स्टार से। ये स्टार कौन सा है आपके पास, वरना पैसे से बना लो, रोज फिल्में बनती, 1,000 से ज़्यादा फिल्में बनती, रिलीज होती कितनी है, 60, 70, 100 भी पार नहीं करती हैं फिल्में, है ना। तो बाकी सब डब्बे में चल जाए तो उसी से इंडस्ट्री चलती है पूरी। जो बंगले बनते हैं वो उन पैसों से बनते हैं जो 900 फिल्में होती हैं। आपने धर्मेंद्र के साथ भी काम किया, हाँ, के साथ। मैंने राजेश खन्ना के साथ फिल्म की 2 दिनों के खेल में, वो फिल्म की उसमें मद्रासी कैरेक्टर किया मैंने। और कुंदन एक फिल्म थी, उसके डायरेक्टर थे साबिर कुमार, वो मैंने फिल्म की। और करम योद्धा की, अभी हाल ही में एक फिल्म की मैंने, मध्य प्रदेश के एक डायरेक्टर हैं नारायण चौहान, उनकी फिल्म है अम्मा की बोली। तो उसमें हीरो जो है संजय मिश्रा हैं, 8 फिल्म है वो, राजपाल यादव है, ऋषिका भट्ट उसकी हीरोइन है, वो बड़ी लाजवाब फिल्म है। तो वो की मैंने अभी लाश वो कर रहा है, इसके संता बनता की, बहुत सारी फिल्में हैं। मुझे थोड़ी सी याददाश्त का बड़ा प्रॉब्लम है। तो सीरियल मैंने करीब 200 से ज़्यादा किए। उस ज़माने में एक सीरियल आता था जी टीवी पर, मिस्टर गायब, उसमें हवलदार माने का कैरेक्टर किया, तो मेरा सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया था, मतलब इतना हिट हो गया वो। आज इस दौर में हिट होता तो मैं कम से कम 50,000 पर डे का आर्टिस्ट होता, मुझे जबलपुर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस दौर में किया था, और उस दौर में इतना क्रेज नहीं था टीवी के आर्टिस्टों का। ये बात आपने बड़ी बहुत ही सहजता में कह दी कि अगर आज होता तो मुझे जबलपुर आने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी इस समय इंडस्ट्री की स्थिति क्या है? देखिए, नोटबंदी ने पूरे देश को तबाह किया, उसका सबसे ज़्यादा असर लोग अपने अपने क्षेत्र में कहते हैं मुझे बहुत पड़ा, लेकिन सच्चाई कहूँ मैं तो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा असर पड़ा। उसकी वजह यह है कि साहब अब खाना तो खाना ही है, आप चाहे महंगाई कितनी हो, कुछ भी हो, खाना तो खाना है। ठीक है, फिल्म आप तभी देखेंगे जब आप सारी चीज़ों से फारिग हो जाएंगे। एंटरटेनमेंट करना है तो किसी चीज़ को अवॉइड करता है तो वो एंटरटेनमेंट होता है। भाई आदमी पैसा होगा तो ही जाएगा ना फिल्म देखने, पैसा नहीं होगा तो खाना तो कर्जा लेके खा लेगा, लेकिन कर्जा लेके फिल्म नहीं देखेगा। इसका असर जो है सिनेमा को बहुत बड़ा, इंडस्ट्री हमारी बैठ के अभी भी उठ नहीं पाई है। होता ही है कि जो आप फिल्में देख रहे हैं ये सब बड़े बैनर की फिल्म, बड़े स्टार्स की फिल्म, ये चाहिए 1,000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो फिल्मों को क्या जो बनाकर लिए बैठे, लेकिन लोग खरीदने वाले नहीं है, थिएटर वाले लगाने तैयार नहीं, उनको बड़े स्टार चाहिए, वो क्या करेंगे। वो जो फिल्में बनती जिससे इंडस्ट्री चलती थी, वहाँ के टेक्नीशियंस के घर चलते थे, वो सब भूखे मर रहे हैं इस समय।
तब वो ये मानकर चलिए 1000 से ज़्यादा फिल्में बनती हैं और रिलीज़ होती हैं 100 के आसपास। वो 900 फिल्मों से इंडस्ट्री चलती है, वो सब बंद हो चुकी है। हम जैसे आर्टिस्ट हम मैंने बहुत काम किया है, 20% रिलीज़ हुआ है मेरा, 80% तो सब डब्बे में चला जाता है। अच्छा एक बात और बड़ी काम की बताऊँ कि मैंने बहुत फिल्में छोड़ी, 2 सीन नहीं करना, 4 सीन नहीं करना, मुझे फुल फ्लैश रोल चाहिए, जॉनी लीवर के लेवल का रोल चाहिए, वो एक समय तक किया मैंने। लेकिन जब मेरी शादी हो गई तो उस वक्त घर चलाना है तो समझौता करना जो पड़ता है वो बड़ा मुश्किल में डाल देता है कि आप जब एक छोटा काम कर लेते हो तो बड़ा काम वाला वो देख लेता है और बड़े काम वाला फिर छोटे काम वाले को काम नहीं देता है। ये एक बड़ी मुसीबत है। अन्नू शाह फिल्मों में सिर्फ हास्य कलाकार के तौर पे काम कर रहे थे या कैरेक्टर रोल भी किए? नहीं, मैं पहले हास्य के लिए ही मैंने ट्राई किया। मैं आपको बड़ी कमाल की बात बताऊं कि जब यहाँ से जबलपुर से मैं बॉम्बे गया तो 2 ही तमन्ना थी मेरी, एक जॉनी लीवर के साथ फोटो खिंचवाना और एक दिलीप कुमार के साथ फोटो की तमन्ना लेकर गया। मैं काम तो अपना करना ही है, आज का दौर होता तो सेल्फी ले लेते। हाँ, तो पता फोटो खींचना है मुझे जॉनी लीवर के साथ और दिलीप कुमार के साथ। और मेरे साथ अल्लाह ताला ने मतलब ऐसा किया कि कभी जॉनी भाई से मेरे दोस्त बन गए, मुझे दावत करते हैं अपने, ये बड़ा वो है कि वो 3-3 घंटे हम उनसे बात करते हैं घर में। तो साहब वो कभी मिले तो कैमरा नहीं, कभी कैमरा है तो वो नहीं।